नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंकरनाथ में। बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाने के बाद पहला इंटरव्यू आज तक को दिया। खुलकर दिल की बातें कही। कहा कांग्रेस में कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से कांग्रेस को काफी नुकसान होगा और मैं नाराज हूं, सिद्धू से नाराज हूं। मैं नाराज हूं उन लोगों से जिन्होंने मुझे मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए कहा। अब मैं कभी भी कांग्रेस में वापस नहीं जाऊंगा। बीजेपी से गठबंधन जो है वो संभव है। अगर किसानों की बात मान लेते हैं तो हम उससे बीजेपी से गठबंधन भी करेंगे। सिद्धू के रहते हुए कांग्रेस नीचे जाएगी, यानी कि सिद्धू अगर रहेगा तो कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी सभी से लड़ाई है। कोई भी दुश्मन छोटा नहीं होता। कोई भी दुश्मन जो होता है तो उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये तमाम बातें अपने पहले पार्टी बनाने के बाद पहले इंटरव्यू में आज तक को दिए इस इंटरव्यू में कही। अब शंखनाद की ये पहली खबर। एक रुके हुए फैसले का 6 दिन से इंतजार हो रहा था। शाहरुख खान, गौरी खान के अलावा आर्यन के लिए ये 6 दिन पहाड़ जैसे बीते, लेकिन 6 दिन बाद अदालत का निर्णय आया और इस निर्णय के साथ आई आर्यन और शाहरुख के लिए बेहिसाब पीड़ा, क्योंकि अदालत ने अपने निर्णय में आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी। शाहरुख खान और उनके बेटे के ऊपर जल्द से जल्द उनके बेटे की रिहाई अदा हो जाए। उनके जो केस कोर्ट में चल रहा है उसमें 22 बरी हो जाए। पिछले 6 दिन से शाहरुख खान और गौरी खान इस दिन का इंतजार कर रहे थे। इस इंतजार में उम्मीद थी, उम्मीद कि बेटा आर्यन जेल से बाहर आएगा, उम्मीद कि बेटे को ड्रग्स केस में जमानत मिलेगी, उम्मीद कि मन्नतों का असर होगा, बेटा मन्नत में होगा। मगर सारी उम्मीदों और सारी मन्नतों पर सेशंस कोर्ट की अदालत ने 2:45 पर सिर्फ 2 शब्द कहकर पानी फेर दिया। ये 2 शब्द थे जमानत खारिज। कम से कम ये 2 शब्द नहीं सुनना चाहते थे गौरी और शाहरुख, नहीं सुनना चाहते थे सतीश मान शिंदे और खुद आर्यन। अदालत ने 14 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था और 6 दिन के इंतजार के बाद सिर्फ इतना ही कहा, जमानत खारिज। ये आर्यन से ज्यादा शाहरुख के इत्मीनान का इम्तिहान है, क्योंकि 18 दिन से आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी और आर्थर रोड जेल की दीवारों के पीछे अपने बीते हुए कल पर आंसू बहा रहा है। 4 बार जमानत की अर्जी डाली गई और चारों बार आर्यन के हिस्से कोर्ट की बेरुखी आई। कोई भी आरोपी हो, किसी की भी बेल की अर्जी हो, प्रोसिक्यूशन अगर कोई आप कह सकते हैं टाइम मांग रहा है तो उससे भी बेनिफिट ऑफ जो डाउट है वो दिया जा सकता है। तो इस केस में वही हुआ है। ऐसा लगता है कि जो दावे किए गए थे, जो कॉन्स्पिरेसी एंगल की बात की गई थी, वो कॉन्स्पिरेसी एंगल की बात को कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और उसके बाद जो है बेल रिजेक्ट की है। तो अब उस बेल को अगर हाईकोर्ट को ग्रांट करना है तो उनके पास ग्राउंड होने चाहिए। ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाते हुए आर्यन खान के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी गईं। इधर जमानत याचिका खारिज हुई, उधर आर्यन के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दी। You'll have to wait for the order now. So will you apply for in the high court? Once we read the order, we'll decide. So will you apply in the high court right now? Once we read the order, we will decide. अब शाहरुख और आर्यन को हाई कोर्ट से उम्मीदें हैं। बाकी के आरोपियों के वकील भी अपने ग्राउंड्स हाई कोर्ट में रखने को तैयार हैं। नहीं, दलीलें तो वही होगी, लेकिन ग्राउंड्स कुछ और आगे छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे, ज्यादा और कुछ नहीं। डिपेंडिंग के वो ग्राउंड्स उस पे कवर होके जो नीचे सेशंस कोर्ट का ऑर्डर जैसा उस बेसिस पे ग्राउंड्स बनेगा। एनसीबी अपना काम कर रही है, वकील अपना काम कर रहे हैं और कानून अपना काम कर रहा है। मगर अब जब लगातार आर्यन की याचिकाएं खारिज हो रही हैं, तो उनके हक में आवाजें गूंजने लगी हैं। आर्यन के प्रति लोगों की भावनाएं उमड़ रही हैं। क्या है कि दिस इज द प्राइस फिल्म इंडस्ट्री हैज टू पे फॉर हाई प्रोफाइल। अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मजा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर मारे। एक तरफ जावेद अख्तर जैसे फिल्मी दुनिया के बुजुर्ग लोग हैं, दूसरी ओर फिल्मी दुनिया में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्ट के आदेश को सराखों पर रख रहे हैं, ये कहते हुए कि कानून सबके लिए बराबर है। कोर्ट का फैसला सराखों पर और कानून इस देश में सबसे बड़ा है।
कोई भी बॉलीवुड, कोई भी क्षेत्र, कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं है और आर्यन को जमानत नहीं मिली है तो ये भी कानून का कोई जायज़ फैसला ही होगा और एनसीबी ने पुख्ता सबूत रखे होंगे। इस को मद्देनज़र रख के ही उनको जमानत नहीं मिली है, तो मैं उनके फैसले का सरादर करती हूँ। आर्यन के मामले में लोग दो तरह से बटे हुए हैं। कुछ वो हैं जिन्हें लगता है कि आर्यन का अपराध इतना बड़ा नहीं है कि उन्हें इतने दिनों तक जेल में रखा जाए। दूसरे वो हैं जो मानते हैं कि आर्यन को सिर्फ इस आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता कि वो शाहरुख के बेटे हैं। इन दोनों के बीच आर्यन है जिन्हें इंतजार है अपनी आजादी का। मुंबई से साहिल जोशी, मुस्तफा शेख और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। आर्यन खान के हिस्से में गम आया मगर कुशीनगर वालों के हिस्से में खुशियां आई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो साथ ही साथ पूर्वांचल के लिए सौगातों का पिटारा भी खोल दिया। बीजेपी इस प्रयास में है कि विकास के रास्ते को वो उत्तर प्रदेश की सत्ता तक एक बार फिर से पहुंच सके। जिस जगह को महात्मा बुद्ध ने मोक्ष के लिए चुना था उसी जगह पर बुद्ध के रास्ते विकास, विकास से रोजगार और रोजगार से सत्ता का विस्तार करने की सोच के साथ पहुंचे थे पीएम मोदी चुनावी राज्य के लिए सौगातों की गठरी लेकर। पीएम मोदी ने 116 करोड़ से ज्यादा की तैयार 11 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 326 करोड़ से ज्यादा की लागत से 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 280 करोड़ से बनने वाले कुशीनगर मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया। भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के निर्माण पर भारत द्वारा आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुशीनगर का विकास यूपी सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है। कुशीनगर से इंटरनेशनल उड़ानों के साथ पूर्वांचल के विकास को भी पंख लगेंगे और यही दांव 2022 के यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी और सीएम योगी ने खेला है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जरिए श्रीलंका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम समेत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अब सीधी एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी। पीएम मोदी ने यहां भगवान बुद्ध को स्मरण किया, नमन किया। बुद्ध दिशाओं और सीमाओं से परे थे। गुजरात की धरती पर जन्मे महात्मा गांधी तो बुद्ध के सत्य और अहिंसा के संदेशों के आधुनिक संवाहक रहे हैं। पीएम मोदी ने कुशीनगर के मंच से चुनावी राजनीति को साधने के कई शस्त्र एक साथ चलाए। पहला विकास के जरिए और दूसरा जाति गणित को साधने के लिए। क्योंकि यूपी में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। एक आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 25 लाख बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। इनमें दलित, पाल, मौर्य जैसी जातियां भी शामिल हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है। यही वजह है कि पीएम ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को लेकर भी बहुत कुछ कहा। हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का संदेश सबसे पहले भारत से सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा लेकर गए थे। माना जाता है कि आज के ही दिन अरहत महिंदा ने वापस आकर अपने पिता को बताया था कि श्रीलंका ने बुद्ध का संदेश कितनी ऊर्जा से अंगीकार किया है। बाल्मीकि समाज का एक बड़ा तबका बौद्ध धर्म को मानता है।
वाल्मीकि जयंती के मौके पर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया। यही नहीं, पीएम की रैली में अगली पंक्ति में वाल्मीकि समाज के 5000 लोगों को खास तौर पर बिठाया गया था। मकसद एकदम साफ था और इरादा एकदम पक्का। अब बीजेपी का ये दांव चुनाव में कितना फायदा पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कुशीनगर में अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पूर्वांचल पर सौगातों की बारिश अगर हो रही है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा चुनावी गणित भी है। ये गणित है 164 सीटों का। इसके अलावा पूर्वांचल का इतिहास भी रहा है कि एक बार वो जिसे चुनता है 5 साल बाद उसे खारिज कर देता है, और इसीलिए बीजेपी पूर्वांचल जीतने के सारे कील कांटों को दुरुस्त करने में लगी। पूरे विश्व को शांति, प्रेम, सद्भावना और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले तैयार हो जाएं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत के लिए, उनके जीवन, उनके अभिनंदन के लिए। कुशीनगर का स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हो गया। बीजेपी की निगाह में उत्तर प्रदेश की सत्ता में फिर से काबिज हो जाने का सपना तैर रहा है, और इसी सपने को सच की जमीन पर उतारने की मशक्कत है। कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल, बीजेपी ने पूर्वांचल में पूरा दमखम लगा दिया है। कुशीनगर से पूर्वांचल की 164 सीटों को पीएम मोदी ने साधा तो उनके निशाने पर थे अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी। नाम भले ही नहीं लिया हो, लेकिन इशारों को समझना मुश्किल भी नहीं। 2017 से पहले जो सरकार यहाँ पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहाँ माफिया माफी मांगता फिर रहा है। इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। पीएम मोदी उस कुशीनगर से विरोधियों पर निशाना साध रहे थे जो सीएम योगी के गोरखपुर से महज 50 किलोमीटर दूर है। ये पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी से भी ज्यादा दूर नहीं। बाकी की कहानी आंकड़े खुद ब खुद बयां कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की 33% सीटें पूर्वांचल में है। उत्तर प्रदेश के 28 जिले पूर्वांचल में पड़ते हैं। यहाँ की कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी ने 164 में से 115 विधानसभा सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से 17, बीएसपी को 14 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 16 सीटें अन्य के खाते में गई थी। अब बीजेपी के लिए सावधान करने वाली जानकारी ये है कि पिछले 3 दशकों में पूर्वांचल की जनता ने कभी दोबारा एक ही पार्टी पर भरोसा नहीं जताया है। यही बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। अभी से उसने अपना गढ़ मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत पूर्वांचल में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां कराई जा रही हैं, जिनमें दलितों और पिछड़ों को साधा जा रहा है। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी है। इस पावन अवसर पर कनेक्टिविटी के, स्वास्थ्य के और रोजगार के सैकड़ों करोड़ के नए प्रोजेक्ट कुशीनगर को सौंपते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पूर्वांचल में बड़ी संख्या में लोग रोजी रोजगार के लिए सिंगापुर, बैंकॉक, सूरीनाम, मॉरिशस, नेपाल और अरब देशों में आते जाते हैं। घर वापसी में उन्हें अब सहूलियत होगी। यही नहीं, बौद्ध देशों से पर्यटकों के आने से यहाँ भी रोजगार बढ़ेगा। यह कुशीनगर का एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बल्कि पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट साबित होगा। पूरे कार्यक्रम पर समाजवादी पार्टी की भी नजर बनी रही। वाल्मीकि जयंती पर बधाई देने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। कुशीनगर एयरपोर्ट के लोकार्पण को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने लिखा, जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने न लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई, लेकर अपनी कैंची, फीता, माला, मिठाई। भाजपाई ये याद रखें कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की है।
समाजवादी पार्टी हमलावर है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार चंद लोगों को ही फायदा पहुंचा रही है, गरीबों को नहीं। चुने हुए लोगों को 5, 10, 15 लोगों को पूरा का पूरा फायदा दिया जा रहा है और जो लाखों करोड़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, दलित हैं, उन पर आक्रमण हो रहा है और उनको चुप किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। आह्लादित है हम, अभिभूत हैं हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने बीच पाकर। मगर बीजेपी पूर्वांचल का किला फतह करने के लिए अपना जातीय गणित साधने में जुटी हुई है। कुशीनगर में अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश में है तो प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले पूरी शक्ति झोंक दी। पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत के बाद प्रियंका गांधी अपने नेताओं के साथ लखनऊ से आगरा जाना चाहती थीं, मगर बीच में ही पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। शोर शराबा है, धक्का मुक्की है, आस्तीनें उठी हुई हैं और कंठ क्रोध से कांप रहे हैं। नारेबाजी हो रही है, हंगामा बरपा है। एक तरफ खाकीधारी हैं, दूसरी तरफ खादीधारी हैं। अजय कुमार लल्लू पुलिस वाले से ऐसे भिड़े हैं जैसे पुलिस वाले के रोके हुए रास्ते को अकेले साफ करेंगे और निकल जाएंगे पूरे कांग्रेसी कुनबे के साथ। प्रमोद कृष्णम भी इस शोर शराबे का हिस्सा हैं और बीच में है प्रियंका गांधी। दोनों ओर की खींचतान और हंगामे के बीचों बीच पुलिस हिरासत में जिस सफाई कर्मचारी की मौत हुई थी उसको लेकर के प्रियंका गांधी आंदोलित हैं और प्रियंका गांधी यहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, जहां से इसकी शुरुआत होती है लखनऊ में जिस पॉइंट पर, वहां पर वो कोशिश कर रही थी आगरा जाने की, लेकिन उनको रोक लिया गया, उनको पुलिस ने रोका और अब वो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो विरोध कर रहे हैं इसका और पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हो रही है। ये हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आगरा जाने वाली थी और यूपी की पुलिस कह रही है कि वो प्रियंका को आगरा नहीं जाने देगी। लेकिन प्रियंका आगरा जा क्यों रही थी, पहले ये जान लीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो हुआ यूं था कि 17 अक्टूबर को पुलिस थाने से 25 लाख की चोरी हुई आगरा में। इस चोरी के मामले में पुलिस ने एक सफाई कर्मी को गिरफ्तार किया आगरा में। गिरफ्तार सफाई कर्मी की पुलिस हिरासत में मौत हुई आगरा में। इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए प्रियंका गांधी, अजय कुमार लल्लू, प्रमोद कृष्णम और भी कई कांग्रेसी नेताओं के साथ लखनऊ से आगरा के लिए प्रियंका निकली थी, लेकिन रास्ते में पुलिस वालों ने प्रियंका को रोक लिया। मेरे ख्याल से पुलिस की खुद स्थिति ये हो गई है कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहे। उनके अधिकारी भी जानते हैं कि ये गलत है, इसके पीछे कोई एक्चुअल रीजन नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, फिर भी रोका जा रहा है, तो खुद बेचारे शर्मिंदा है। क्या रीजन बता रहे थे कि जैसे आप इससे पहले लखीमपुर रीजन तो वही बताते हैं हर जगह, 144 है, लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन 2 साल से मैं यूपी में काम कर रही हूँ, जहाँ भी मैं जाती हूँ। आपने कभी देखा है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैंने क्रिएट किया रहता जब आप हर बार ये है, तो मतलब ये तो हद ही हो गई है ना, हाथ से हो गया है एक्चुअली। प्रियंका को हिरासत में लिया गया, लेकिन प्रियंका अड़ी हुई है। वो हर हाल में अब आगरा जाना चाह रही हैं और पुलिस वाले किसी भी सूरत में उन्हें आगरा नहीं जाने देना चाह रहे। मैंने इनसे कहा 144 है तो 4-5 लोग जाने दी, वैसे भी हम 4-5 ही तो लोग हैं। उन्होंने कहा कि देखेंगे, परमिशन पूछ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रियंका की कोशिशों पर योगी सरकार की ओर से करारा वार किया गया। योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि यूपी में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ की छूट किसी को नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं। वैसे प्रियंका पर अकेले बीजेपी नहीं बीएसपी वालों ने भी निशाना साधा है। सुधींद्र भदौरिया पूछ रहे हैं कि प्रियंका को बाकी के सूबों में महिलाओं का ख्याल क्यों नहीं आता। प्रियंका जी जो स्वयं महिला है, उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, कि ये चुनाव 5 राज्यों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब में भी है, उत्तरांचल में भी है, अन्य जगहों पर भी है। तो ये क्या उत्तर प्रदेश में ही महिलाएं रहती हैं, अन्य प्रांतों में नहीं रहती हैं?
दरअसल उत्तर प्रदेश इन दिनों चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा है और प्रियंका गांधी ने यूपी में पेट के बल पड़ी कांग्रेस को इस अखाड़े में एक ताकतवर पहलवान बनाकर लड़ने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका हर वो दांव अपना रही हैं जो उन्हें चुनाव में फायदा पहुंचा सके। आज तक ब्यूरो। पहाड़ का पानी तबाह जिंदगानी, ये कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे बस अब से कुछ ही देर में। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये है रामपुर, यहाँ उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड जाने की कोशिश थी लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी कोशिश हुई लेकिन पहुंच नहीं पाई, क्योंकि वहां पर जो सैलाब की तस्वीरें हैं उससे अछूता जिस जगह मैं हूं वो भी नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ पानी, मैंने कई सुबह से जो खबरें दिखाई उसमें कई जगहों पर ऐसे हालात बने हुए हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड की करें तो हालात वहां पर बहुत ही बदतर है। असर रामपुर में है, रामपुर की भी बात करेंगे लेकिन जरा उत्तराखंड की सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि वहां पर लगातार एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, लोगों का रेस्क्यू हो रहा है, किस तरीके से लोगों को बचाया जा रहा है, ये पहले रिपोर्ट देखिए। जब अटक गई थी सैलानियों की सांसें, जब जवानों ने जान पर खेलकर बचाई लोगों की जान, जब नैनी झील के पानी में आया ऐतिहासिक सैलाब, जब रामनगर का रिसोर्ट हुआ लबालब, अक्टूबर के महीने में आसमानी आफत और सैलाब के चलते नैनी झील का पानी तो जैसे पगला ही गया था। लोगों की जान अटक गई थी, जगह जगह सैलानी फंसे थे जिन्हें बचाने के लिए सेना के जवान अपनी जान पर खेल गए। पानी की तेज धार में जहां जमीन पर कदम रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता था, वहां अपने पांव जमाकर हमारे जवान लोगों की जान बचा रहे थे। सैलाब के कहर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नैनीताल का नैना देवी मंदिर भी पूरी तरह लबालब हो गया था। नैनी झील में सैलाब की लहरों का अभिमान 3 दिन बाद चूर हुआ है। मूसलाधार बारिश करने वाले बादल छट गए हैं, धूप खिल आई है। नैनी झील में सैलाब का पानी तो उतर गया है लेकिन उसके निशान अभी भी बाकी है। माल रोड पर अभी भी जगह जगह पानी भरा हुआ है। नैनीताल की मेन मार्केट में अभी भी पानी भरा हुआ है। बिना पानी में पांव डाले लोग बाजार नहीं पहुंच सकते। नैनी झील के किनारे की पटरियां अभी भी जलमग्न हैं। बाइक और स्कूटी के पहिए जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से यहां फंसे सैलानियों के सामने 24 घंटे पहले तक जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा था। अब खतरा टल गया है लेकिन तबाही का वो मंजर याद करके ही लोग सिहर जा रहे हैं। हम यहाँ पे आए थे कल दोपहर में, आए थे दोपहर में 12-1 बजे। यहाँ तक पानी थे, लोवर उबर सारे खोल के, मतलब जूते वूते लेके, और जैसे ही यहाँ तक गाड़ी उड़ी आती तो मतलब यहाँ तक पानी आ जाते थे। काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। खाना तो एक ही टाइम खा रहे थे, एक टाइम ले जाते थे, उसी को एडजस्ट करके खाते थे, बिस्किट और स्नैक्स वगैरह यही होता था। और पैसे की काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, घर से पैसे मंगाने पड़े क्योंकि कम पड़ गए और होटल वाला कोई कन्वर्सेशन कर नहीं रहा था। 3 दिन की बारिश और सैलाब ने उत्तराखंड को तबाह कर दिया। तमाम लोग नैनीताल के बाद केदारनाथ जाने की योजना बनाकर आए थे, लेकिन अब बारिश और सैलाब के कहर के बाद बड़ी मायूसी से ये लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। हम लोग नैनीताल आने का हम लोग को कोई वही प्लान ही नहीं था। हम लोग केदारनाथ जा रहे थे पर लेकिन वहाँ जा ही नहीं पाए। बता रहे रास्ते कटे हुए हैं, आगे जाना बेकार है, तो हम लोग इधर वापस जा रहे हैं सीतापुर के लिए अपने घर। लेकिन खाने पीने का तो हो गया था पर लेकिन लाइटिंग वाइटिंग प्रॉब्लम थी यहाँ पे जो भी, बट ठीक है तब तो जो भगवान की मर्जी हो। 2 दिन आप ये समझ लीजिए हम लोग बिल्कुल रूम में लाक रहे, बिल्कुल बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। बच्चे भी काफी अपसेट हो गए एकदम। हम लोग घूमने के उससे आए थे और हमारी केदारनाथ की यात्रा थी वो भी अब कैंसिल करके हमको वापस घर जाना पड़ रहा है। नैनीताल की पीडब्ल्यूडी कई जगहों पर सड़कों को साफ करने का काम कर रही है, लेकिन अभी भी
बसों के जाने लायक सड़क नहीं तैयार हो पाई है। जोलीकोट में भूस्खलन से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे थे, जिन्हें हटाने के लिए जेसीबी लगी हुई है। ये देखिए, इतना बड़ा पत्थर सड़क पर आ गया था। अगर इसकी चपेट में कोई गाड़ी आती तो उसका कचूमर निकल जाता। जेसीबी भी इस पत्थर को टस से मस नहीं कर पा रही है, लिहाजा इसे तोड़ने की कवायद की जा रही है। नैनीताल के पास डोलमार में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। यहाँ जगह जगह भूस्खलन हुआ है, सड़क भी फट गई है, आसपास के इलाके की फसलें तबाह हो गई हैं। इलाके में सारे ग्रामीणों की फसल, धान की फसल बर्बाद हो गई है और खेत खलियान बह गए हैं, रोडों में सारा मलबा आ गया है। एक डोलमार तोक डोबरा में, जो कि देवी मंदिर के पास एक तालाब सा बना हुआ है, 8 फीट गहरा बन चुका है, जिससे पानी का रिसाव रोड की तरफ आता है, उससे मलबा रोड में गिरता है, जिससे कि नीचे की जो आबादी है उसको खतरा हर समय बना रहता है। उत्तराखंड के पंतनगर में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना की मदद ली गई। वायुसेना के 3 ध्रुव हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगे, तब जाकर 3 जगहों पर फंसे 25 लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका। उधर रुद्रपुर में सैलाब में फंसे लोगों को निकालने में एनडीआरएफ की टीमें लग गई। रुद्रपुर में जगह जगह लोग सैलाब में फंसे थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ के जवानों ने बाहर निकाला। इन लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना भी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पानी की धार और रफ्तार बहुत तेज थी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गोला बांध देखने गए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा का दौरा किया और पीड़ितों का हाल देखा। देखिए, अतिवृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ है और इसीलिए हम लोग सभी जगह जा रहे हैं और सब जगह जो भी आकलन कर रहे हैं और स्वयं जाकर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की आपूर्ति है या जो आवश्यकताएं हैं, उनको बनाने के लिए हम लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से आपदा पीड़ितों के साथ है। किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, उसका आकलन करके जल्दी उसकी भरपाई करवाने के निर्देश कर रहे हैं। उत्तराखंड में बेमौसम बारिश के स्वीट इफेक्ट भी दिखे। राज्य के धारचूला में जमकर बर्फबारी हुई, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर तन गई। नैनीताल में लीला सिंह बिष्ट के साथ आज तक ब्यूरो। बात अगर उत्तराखंड की कर रहे हैं, वहां पर सैलाब का सितम है तो ऐसा नहीं है कि उससे जुड़े जो इलाके हैं वहां पर वो सितम नहीं है। रामपुर में मैं मौजूद हूं और ये जुड़ा हुआ ही है उत्तराखंड से, इलाका उत्तर प्रदेश में आता है और यहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ पर भी कई इलाके ऐसे हैं जो पानी में जलमग्न हो गए हैं और अभी भी कई सड़कों का संपर्क कट गया है गाँवों से एक दूसरे से, क्योंकि सड़क जो है वो पानी के तेज बहाव में बह गए। क्या मकान, क्या दुकानें, क्या घर, सब कुछ सैलाब अपने साथ बहा ले गया। फट गई सड़क, देखते ही देखते गायब हो गई सड़क। सैलाब में डूबी कॉलोनियां, सैलाब में डूब गई बस। यह उत्तराखंड के सैलाब के साइड इफेक्ट हैं। उत्तराखंड के रामगढ़ बैराज से छूटा पानी यूपी के रामनगर में घुसा तो तबाही मच गई। देखिए ये तबाही का मंजर, पूरी की पूरी कॉलोनी में कमर भर पानी भरा हुआ है। सड़क पर इतना पानी है कि रोडवेज की बस तक इसमें डूब गई है। लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाके से निकालकर सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उत्तराखंड में जो बारिश हुई है, जो तबाही का मंजर देखा गया है, वो सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है। यहाँ मैं यूपी में मौजूद हूँ, रामपुर में, जो एकदम लगा हुआ है। यहाँ पर भी जरा स्थिति देखिए आप, चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी आपको नजर आएगा। स्थानीय लोगों के जो घर हैं, ये देखिए जरा, ये घर पूरी तरीके से डूब गया था। पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर भी आधे से ज्यादा मकान आपको डूबा हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ स्थानीय लोगों के सामने रहने और खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है, पीने के पानी की दिक्कत है। यहाँ पर लगातार डीएम और पुलिस के आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच नाव के जरिए दरअसल खाना पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन प्रशासन की कोशिश बाढ़ के हालात के सामने नाकाफी साबित हो रहे हैं। रामपुर में बाढ़ के हालात का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी पहुंचे। जिन रास्तों पर उनकी गाड़ियां दौड़ती थी, उन पर वो नाव से चल रहे थे। साहब, आप अंदर गए, कितने लोग तकरीबन फंसे और किस हालात में? प्राकृतिक प्रकोप है, आपदा है
और उत्तराखंड में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उत्तराखंड से सटे हुए रामपुर और उसके इर्द गिर्द भी उसका प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर प्रशासन, यहाँ की पुलिस, यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ लोगों को राहत मिल सके, लोगों की सुरक्षा की जा सके, खाने पीने के सामान, दवाएं, दूध वो है। उसके अलावा जो है वो राहत शिविर बनाए गए हैं। जो लोग अपने घरों पर ही ऊपर नहीं आ रहे हैं, नीचे ऊपर रह रहे हैं, उनको भी घरों तक वो सामग्री पहुंचाई जा रही है। रामपुर से गुजरने वाली कोसी, रामगंगा और भाखड़ा तीनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से जिले के तमाम गांव डूबे हुए हैं। रामपुर शहर लबालब है। इसका कहर उत्तराखंड में इस तरीके से बरसा है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपनी बाइकों को अब ट्रकों पे और ट्रैक्टरों पे चढ़ाकर लेके जाना पड़ रहा है। इतना ज्यादा रामपुर में कहर बरस चुका है कि एक जगह से दूसरी जगह अब 2 व्हीलर पे ट्रैवल नहीं किया जा सकता। आधी से ज्यादा सड़कें टूट चुकी हैं और हर तरफ पानी भर गया है। रामपुर में तमाम लोग घरों से नीचे नहीं उतरे हैं। छतों पर, बालकनियों में आकर वो राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें चलने लायक बची नहीं हैं। बाढ़ ने रामपुर की हालत तो इतनी खस्ता कर दी कि एक सड़क तो देखते ही देखते धंस गई और बह भी गई। ग्रामीण इलाकों में हाल तो और भी खराब है। घर बार डूबे हैं, झोपड़ी डूबी हुई हैं। ये आप झोपड़ी देख रहे होंगे, ऐसी सिर्फ एक झोपड़ी आपको नजर आ रही है। ऐसी कई झोपड़ियां यहाँ पर मौजूद थी, खेत थे, वो सब पानी में हो गए हैं, पानी में डूब गए। एक और तस्वीर दिखाती हूँ, यहीं पर देखिए पानी का बहाव आप समझिए कितना तेज रहा होगा कि यहाँ जो ये सड़क है वो पानी के तेज बहाव में बह गई है। चारों तरफ पानी और साथ ही साथ ये सड़क भी पानी के तेज बहाव में बह गया। बहाव इतना तेज कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने का मादा रखता है। जहाँ एक तरफ घर, वहाँ एक तरफ सड़क, हर कुछ पानी के तेज बहाव में बह गया है। रामपुर में बेमौसम बारिश और बरसात ने यहाँ के लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। शहरी इलाकों में लोगों का जीना मुहाल है, जबकि ग्रामीण इलाकों में कई गांवों में पानी भरा है और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। ऐश्वर्या पालीवाल और अर्पिता आर्या के साथ आमिर खान, रामपुर, आज तक। तो उत्तराखंड में जो सैलाब आया उसका असर अलग अलग इलाकों में हो रहा है। कई जगहों से बैराज से पानी छोड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी निचले इलाके जो हैं वो पानी की चपेट में आ रहे हैं। उत्तराखंड के में जो सैलाब आया उसका असर सिर्फ वहां ही नहीं, उसके आसपास के इलाके ही नहीं, पीलीभीत में भी इसका असर दिखा है। वहां पर 3 दिन से फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। आसमान में गड़गड़ाता वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर मौत से जूझते लोगों के लिए जिंदगी का पैगाम है। देखिए किस तरह वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटा हुआ है। ये तस्वीरें यूपी के पीलीभीत की हैं, जहां 3 दिन से बाढ़ में फंसे 26 ग्रामीणों को भारतीय वायुसेना ने रेस्क्यू कर ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। शारदा नदी में आई बाढ़ ने पीलीभीत के पूरनपुर और कालीनगर क्षेत्र के निचले इलाकों के गांव में जबरदस्त तबाही मचाई है। एक तो 3 दिन से जोरदार बारिश हो रही है, ऊपर से बनसवा बैराज से 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ दिया गया। नतीजा करीब दर्जन भर गांवों में पानी भर गया। क्योंकि मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे वो बयां कर रही हैं उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ की हालत इस वक्त है उसका दर्द। ये एक दिन में नहीं हुआ है, पिछले 3 दिन से पीलीभीत के कई ऐसे गांव इसी समस्या से जूझ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, फसलों दर फसलें सारी चौपट हो गई। आप देखिए किस तरह से सामान ऊपर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन जो है मदद करने की कोशिश कर रहा है। 3 दिनों से लोग छतों, ट्रैक्टरों, पेड़ों पर फंसे थे। एसएसबी ने नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। गांव के 26 लोग ऐसी जगह फंसे थे जहां नाव से उन्हें बचाना मुमकिन नहीं था। फिर प्रशासन ने वायुसेना से बात की और वायुसेना के हेलीकॉप्टर इलाके में मंडराने लगे। एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन चलाया और महिलाओं और बच्चों को लेकर हेलीकॉप्टर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच गया। 3 दिन से हम लोग पहुंचे। कहाँ थे 3 दिन? छप्पर ऊपर थे। फिर किसने बचाया? हेलीकॉप्टर वाला ने बचाया।
3 रातों से ये लोग भूखे प्यासे अपने घर के छप्परों पर पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी की डोर कभी भी टूट सकती है। लेकिन वायुसेना के रेस्क्यू ऑपरेशन से ये लोग राहत शिविर में पहुंचे तो लगा जैसे इन्हें नई जिंदगी मिल गई है। सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। तो आज रामपुर से बस इतना ही। फिर आपसे होगी मुलाकात, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड के वो इलाके भी आपको दिखाएं जहां पर सैलाब का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। लेकिन बारिश थमी है, उम्मीद बड़ी है कि जल्दी हालात सुधरेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।